हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। किन्हीं कारणों के चलते नए वीडियो अपलोड करने में देरी हो गई और आप सभी को बहुत वेट करना पड़ा। उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कि प्रश्नोत्तर समझेंगे। इसके पहले आप लोग इस पाठ के अनुवाद का वीडियो ज़रूर देख लें ताकि इन प्रश्नोत्तरों को समझना और सरल हो सके। अनुवाद वाली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप सभी लोग पहले उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम उत्साह भाग के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है कि कवि बदलाव चाहता है, इसलिए वह बादलों से फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने को कह रहा है। वह बादलों से ज़ोर से गरजकर एक क्रांति लाने को कह रहा है। कवि यह बतलाना चाहता है कि उत्साह से ही बदलाव संभव है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस कविता के माध्यम से कवि किसी क्रांति की ओर संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है कि कवि अपनी कविता के माध्यम से व्याकुल और अनमने लोगों के मनों में क्रांति आए ऐसे विचार रखता है। कवि कविता की तरह बादलों से भी उत्साह लाने का आह्वान करता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कवि अपनी कविता को जिस केंद्र को रखते हुए लिखता है, ऐसा ही कुछ शीर्षक वह अपनी कविता को देता है। तो यहाँ पर भी कवि चाहता है कि उसकी कविता जो लोग भी पढ़ें उनके मन में उत्साह का संचार हो, एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव हो, एक नई क्रांति की शुरुआत हो। अतः उसने अपनी कविता का नाम भी उत्साह रखा है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है कि कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। तो पहला अर्थ है, तपती हुई धरती और लोगों को जल देकर बादल शांति प्रदान करने का संकेत देते हैं। अगली जो उसकी अर्थ है वो यह है कि बादल क्रांतिकारी की तरह बदलाव लाने का भी संकेत करते हैं। और तीसरा है, बादल गरज गरज कर अपने भीतर के उत्साह को लोगों में भरकर नव जीवन का संकेत देते हैं। तो ऐसे ये तीन अर्थ बादल शब्द के साथ कवि ने अपनी कविता की ओर लिखे हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। यहाँ पर जो बोला गया है कि भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव, तो ध्वन्यात्मक प्रभाव से मतलब है कि जब भी हम किसी भाव को रखते हैं या दृश्य को शब्दों के माध्यम से अनुभव करते हैं तो वहाँ ध्वन्यात्मक प्रभाव कहा जाता है। नाद सौंदर्य का भी अर्थ वही है। नाद अर्थात आवाज़। तो जहाँ पर किसी काव्य में आवाज़ के माध्यम से सौंदर्य आता है तो वह नाद सौंदर्य कहलाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कविता में ऐसा नाद सौंदर्य जहाँ पर हमको देखने में या पढ़ने में मिला है, उनको छांट कर लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि नाद सौंदर्य का भाव मिलने वाले शब्द हैं। पहला है घेर, घेर, घोर, गगन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि घ शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। और अगला तीसरा उदाहरण यहाँ पर है कि शीतल कर दो बादल गरजो। इसके बाद रचना और अभिव्यक्ति का भाग आता है, जिसके अंतर्गत जो प्रश्न आया है वो यह है कि जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। देखिए, रचना और अभिव्यक्ति का जो भाग होता है वह आपकी खुद की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में कवि ने बोला है कि जैसे कि मन में बादलों को देखकर बारिश होते हुए कोई भाव उत्पन्न होते हैं, तो कवि ने तो अपनी कविता को क्रांति का रूप दिया है कि वह चाह रहा है कि जैसे बादलों के माध्यम से क्रांति होती है, ऐसे ही समाज में भी अच्छी अच्छी चीज़ों की क्रांति होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे मन में ऐसे किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कोई भाव उमड़ते हैं तो क्या हम उन्हें कविता में लिख सकते हैं? तो ये आप लोगों को प्रयास करना है।
और जब आप लिख लें तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मुझे बताएं भी, मैं देखती हूँ कि आप लोग कितने क्रिएटिव हैं कविता लिखने के माध्यम में। इसके बाद जो अगला भाग है वह है पाठ्येतर सक्रियता, कि बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें, उनका चित्रांकन भी कीजिए। तो ये भी आप लोगों को कलेक्शन करना है कि बहुत सारी कविताएँ ऐसी हैं जो कि बादलों के ऊपर लिखी गई हैं, तो आप लोगों को उनका कलेक्शन करना है। तो चलिए अगला जो हमारा भाग है कविता अट नहीं रही, अब हम उसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि छायावाद की खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। यहाँ पर आपको वो पंक्तियाँ लिखना है जिसमें कि छायावाद की अवधारणा पुष्ट होती है। तो इसका उत्तर है कि छायावाद की रचनाएं प्रकृति के मानवीकरण एवं प्रकृति द्वारा मन के भावों का चित्रण करती हैं। कई बच्चों के मन में ये आया होगा कि छायावाद क्या है। तो छायावाद कोई बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं है, आप इसको सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्रकृति को मानवीकरण के माध्यम से समझाया जाए, यानी प्रकृति में किसी मानव की तुलना की जाए या मानव को देखा जाए, वह जो भाव होते हैं वह छायावाद के अंतर्गत आते हैं। तो इस कविता के में ऐसी कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं जहाँ पर कवि ने जो अपनी कविता लिखी है उसमें छायावाद की झलक देखने को मिलती है। तो पहला है कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अगली पंक्ति है कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। और अगली एक पंक्ति है कि कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। अगला प्रश्न है कि कवि की आँख फागुन की सुंदरता से हट क्यों नहीं रही है। तो इसका उत्तर है कि फागुन की सुंदरता कवि के हृदय में भर गई है। चारों तरफ फागुन का सौंदर्य, पुष्पों की गंध, पत्तों के रंग के माध्यम से बिखरा हुआ है। कवि इस वातावरण पर मोहित हो गया है, इसलिए उसकी आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तो यह एक सामान्य सी बात है कि आँखों को हमेशा सुंदर दृश्य देखने की आदत होती है। हमको भी जहाँ पर कहीं कोई सुंदर दृश्य होता है हम लोग भी देखकर उसे कहते हैं कि अरे हमारा तो मन ही नहीं हो रहा है, हमारा मन ही नहीं भर रहा है। हमारा मन तो ऐसा करता है कि कंटिन्यूसली इसको देखे जाएँ, निरंतर देखे जाएँ। तो ऐसी ही कुछ स्थिति कवि की है कि वह फागुन की सुंदरता को देखते हुए इतना प्रसन्न हो गया है कि उसकी सुंदरता से उसकी आँखें हट नहीं रही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नानुसार किया गया है। पहला बिंदु है प्रकृति में फागुन की सुंदरता फैल गई है, वह सभी दिशाओं में समा नहीं रही है, यानी कि जो ऋतु है उसकी सुंदरता सभी दिशाओं में है। दूसरा है फागुन के श्वास छोड़ने पर सुगंध धरती से आकाश में फैल जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि प्रकृति में किसी मानव का आभास करना, तो यहाँ पर फागुन के श्वास छोड़ने की बात है। तो फागुन तो ऋतु है, तो ऋतु कोई सांस नहीं लेती है, लेकिन कवि यहाँ पर एक मनुष्य की तुलना फागुन ऋतु से कर रहे हैं कि जिस तरह से कोई मनुष्य श्वास लेता है तो फागुन ऋतु भी श्वास ले रही है, छोड़ रही है, और जैसे ही वो श्वास छोड़ती है तो उसकी सुगंध से धरती और आकाश भर जाते हैं। अगला बिंदु है पेड़ पौधों की शोभा देखने योग्य है, उनकी डालियों पर नए कोमल पत्ते व सुगंधित पुष्प शोभायमान हैं। तो ऐसा कविता में कवि फागुन की जो ऋतु है उसका वर्णन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। मतलब कि जो और ऋतु होती हैं जैसे शिशिर होती है, शीत होती है, ग्रीष्म होती है, वर्षा ऋतु होती है। तो कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये प्रश्न किया गया है कि फागुन और अन्य ऋतुओं में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है। तो इसका उत्तर होगा कि फागुन प्रकृति के नए रूप को धारण करने का समय होता है। ना ही अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है, यह समय बसंत ऋतु का होता है। अतः पतझड़ के बाद पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं। यह दृश्य मन को मोह लेता है और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण होता है। तो इस प्रकार जो फागुन ऋतु होती है वो अन्य ऋतुओं से अलग होती है। अगला प्रश्न है कि इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। मतलब कि ये जो कविताएं दो हमने देखी हैं, कुछ साह और एक अट नहीं रही है, इन दो कविताओं के आधार पर हमको जो निराला जी हैं उनके काव्य की जो शिल्प है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उसमें हमारे पास जो 4 विशेषताएं वो लिखी हुई हैं, आप देखिए उसको, कि निराला जी द्वारा किया गया प्रकृति का चित्रण बड़ा ही सजीव होता है। सजीव यानी कि जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, घटित हो रही हैं। अगला है खड़ी बोली के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि निराला जी जो काव्य लिखते हैं उसमें जिस भाषा का प्रयोग वो करते हैं वो खड़ी बोली होती है और शब्दों का चयन जो होता है वो तत्सम होते हैं। अगला है मन की बात कहने के लिए कवि ने प्रतीकों का प्रयोग किया, यानी कि वह अपनी मन की बातों को कविता के माध्यम से जब कहते हैं तो उसको सिंबलाइज करते हैं, अलग अलग तरह के प्रतीकों का वो प्रयोग करते हैं ताकि वह अपनी बात को बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकें। और अगला बिंदु है कि अलंकारों का बड़ा ही सहज प्रयोग किया गया है। तो उनके जो काव्य हैं उसमें कई तरह के अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है जो कि बड़ी ही सहजता से वो प्रयोग कर लेते हैं।
अगला बिंदु रचना और अभिव्यक्ति का है। तो वैसे तो मैंने कहा था कि रचना और अभिव्यक्ति आपको खुद करना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी का पॉइंट होता है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए क्वेश्चन तैयार कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। यानी आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जब होली का मौसम आता है, होली का त्यौहार आता है, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हमारे मौसम में आसपास होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें लिखने के लिए बोला था। तो हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि यह समय शीत ऋतु के जाने यानी कि सर्दी के जाने का होता है और ग्रीष्म ऋतु के आने का होता है, यानी गर्मियाँ आने वाली होती हैं, स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो सर्दी गर्मी का संतुलन रहता है, यानी बैलेंस होता है उस समय। पूरा वातावरण फूलों की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। कोयल अमराई में कूकने लगती है। मन को प्रसन्नता देने वाली है ऋतु, ऋतुराज भी कही जाती है। यानी कि अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऋतुराज किसे कहा गया है, तो आप बता सकते हैं कि ऋतुराज बसंत ऋतु को कहा जाता है, यानी कि सभी ऋतुओं का राजा उसे कहा गया है। इसके बाद पाठ्येतर सक्रियता का क्रम आता है और उसमें जो प्रश्न है वह है कि फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में जानिए। तो ये आप लोगों के करने का काम है, या आप अपना होमवर्क मान सकते हैं, आपका टास्क, आपका प्रोजेक्ट मान सकते हैं कि आपको कोशिश करना है, आपको ढूंढना है कि फागुन में किस तरह के गीत गाए जाते हैं। क्षेत्रीयता के नाते अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं के लोकगीत गाए जाते हैं और उनका कलेक्शन आपको करना है। यकीन मानिए आप जब उन गीतों को सुनेंगे और उनके अर्थों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप लोगों को करने का काम है, आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। इसी के साथ यहाँ पर जो दोनों भाग थे, उत्साह और अट नहीं रही, इसके प्रश्नोत्तर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। आपको लिखकर भी बताएं कि आप किस तरह से अपनी नोटबुक में उसको बहुत ही छोटे उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद भी यदि कहीं कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और बहुत जल्दी अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले कि इसी पार्ट के जो मैंने आपको अनुवाद के वीडियो बताया है उसको एक बार ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और इसके प्रश्नोत्तरों को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।